वोट नहीं डालते, हम मुसलमान नहीं है क्या? आकर मजबूर करने की वजह क्या है? 75 गज का घर है, उस पे भी इतना कब्जा हंगामा कर दे रहे हैं। हम जोड़ जोड़ के बना लिए, सो घर को आज तोड़ दिया के पूरी दीवार। नए वकील को बेच दिए, कहते कितने के एक के बाद एक, अब तक तो 5 जनों का बना लिया और लगा एग्रीमेंट, एक के बाद एक को एक बेच ले रही, हमारा है हमारा है। अब आके मेरे खाने पे ऐसा मेरे सीने पे हाथ मारा, आदमी गिर गया, मैं गालियां दी तो वो वीडियो निकाल रहा, उन्हें मारा सो वीडियो नहीं निकाला मेरे को। आकर करूँ तो क्या करूँ मैं? आकर मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पुलिस में अब आके बोले तो मेरे को पुलिस में भी अब आके ठहरी तो वेंकट रेड्डी साहब नहीं है, बैठो बोल के बिठा दिए। दामोदर रेड्डी साहब को सुनाई तो उन्होंने बोल रहे हैं आकर तुम लोग तमाशा कर रहे हैं क्या? इतने दिन से ये बात चल रही, कैसा खरीदते वो है? बोलते डॉक्यूमेंट्स है। अब वो कोई नए है कहते, उन्होंने वकील है कहते, उन्होंने बोल रहे हैं 12 घाट का पानी पी के आया हुआ हूँ मैं, चप्पला घसा देता हूँ तुम्हारे, बोल रहे उन्होंने, जब नए ओनर बन के आए हुए हैं फ्रेश। अगर मेरी अम्मा को या मैं कुछ हुआ, मैं लोगों को देखो आप लोग जगह पे कायम नगर में आती है, कायम मस्जिद के बैक साइड, हाँ चिंतल मेट की तरफ आता वो, जैनब नगर लगता वो एरिया। बस इतना इंतहा कर दे रहे हैं, पूछो ना को बस। भाई डरा रहे, डेली रातों में रोटी शीट में पेपर सबमिट करें, एक नहीं 5-6 वक्त पेपर दे दिए हम। आपको जो कब्जा, आप जिसका कब्जा करे बोल के आपके इल्जाम लगा रहे हो, लगा आए आपसे? आज तक फेस नहीं करे, आज तक नहीं, सिवाय सलीम, इम्तियाज, ये नवाज भाई करने के तीनों आदमी यही चाह रहे हैं बस। लोगों की प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, इन लोगों की है, ना लीडर है कहते, एक मुस्लिम औरत का सपोर्ट दे रहे हैं, तो क्या मैं ढेर नहीं हूँ? आपसे मुलाकात करें, हाँ आपसे आके पूछे, कभी आए नहीं उन लोग, कभी प्लॉट के पास नहीं आए, कभी मैं उनका फेस नहीं देखी। बुलाओ बोले तो पीएस में भी दामोदर वेंकट रेड्डी साहब बोले बुलाता हूँ 4 दिन 6 दिन पीएस में आके मेरी वालदा को लेके बैठी, एक बार भी कोई नहीं है। बस इन लोग यही बोल रहे हैं तुम कब्जा करे, तुम्हारे पास निकल लिए। अब एक के बाद एक जने खरीद के हम उतना रखे, तो अब क्या हम भी 10 जनों के लगाना क्या डॉक्यूमेंट्स? हम भी लोगों के साथ धोखा करना क्या? या हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आप लोग जब हैदराबाद की तारीख का मुताला करेंगे और अंदाज़ा करेंगे, तो यहाँ की जो एक शासन सत्ता है, जो यहाँ के इक़्तिदार पर लगभग 50-60 सालों से विराजमान है, उन लोगों की आदतों में एक बहुत बड़ा समझिए कि यकसानियत देखने को पाएंगे कि हर किसी की ईमा, मकसद, मंशा यही रही है कि वो किसी तरह से अपनी ज़मीनों के एक ज़ख़ीरे को बढ़ा सके, ज़मीनों की तादाद को बढ़ा सके। जैसा कि यहाँ पर हम बहस कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के आबा व अजदाद से लेकर के आज तक, आप जब इंटरनेट का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि असदुद्दीन ओवैसी के आबा व अजदाद किराए के घरों में रहा करते थे। अमजदुल्ला खान और अमानतुल्ला खान जो है इस बात के चश्मदीद गवाह भी हैं, और वो बताते हैं कि ये लोग किराए के घरों में रहा करते थे। आज इनके पास ज़मीनें इतनी हैं, प्रॉपर्टीज़ इतनी हैं कि जिसका शुमार कराना मुश्किल है। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये ख़ानदानी लैंड ग्राइबर, ख़ानदानी ज़मीन माफिया अगर शुमार किया जाए, तो जैसा कि अभी आपने एक वीडियो देख करके अंदाज़ा लगा लिया होगा, इस तरह से हर आए दिन आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या समझिए जो भी है, उनके हरकारों का जब आप न्यूज़ देखेंगे तो हर आए दिन कोई ना कोई ज़मीन का तनाज़ा इनके ज़रिए से, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी ख़ानदान और इनके पार्टी MIM की तरफ से हड़पी गई ज़मीनों के किस्से हर आए दिन अखबारों में, न्यूज़ में देखने और सुनने को मिलते रहते हैं। मेरी अपनी जानकारी के मुताबिक मेरा अपना एक दोस्त है जो अरशद नाम का है, उसकी ज़मीनों को इन लोगों ने हड़प लिया। आज की हालत यह है कि वो बेचारा आज इंडिया में ना रह करके विदेशों में दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है, और वो उसकी कोशिश है कि हिंदुस्तान में ना जाए, क्योंकि ज़मीन और जायदाद जो कि उसका सहारा हुआ करते थे वो छिन गए हैं, वो लोगों ने कब्ज़ा कर लिए हैं। और इसी तरह से वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे तो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पर 75% की वक्फ की जायदादों पर कब्ज़ा हो चुका है इन्हीं लैंड ग्राइबरों और इन्हीं ज़मीन माफियाओं के हाथों से। और ये जो किराए के घर के सफ़र से लेकर के आज हज़ारों करोड़, बल्कि दसियों हज़ार करोड़ की जो प्रॉपर्टियां हैं, वो यूं ही नहीं आ गई हैं, वो शासन सत्ता की मदद से ओवैसी बिरादरान, ओवैसी ख़ानदान और उनके आबा व अजदाद ने हड़पी है और उस पर कब्जा किया है। जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा कि हाई कोर्ट ने 2007 के मामले को 2007 में सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, जो कि असदुद्दीन ओवैसी के वालिद साहब है, उन पर फर्द जुर्म आयद किया है। मर जाने के बाद
आप बताइए कितनी संगीन बात है कि मर जाने के बाद हाई कोर्ट ये फैसला देती है कि उन्होंने ज़मीन माफिया का काम किया था, ज़मीन कब्जा करने का, नाजायज़ ज़मीन हड़पी है। ये असदुद्दीन ओवैसी का ख़ानदानी पेशा है और आज भी वो चीज़ चला जा रहा है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जिसकी प्रॉपर्टीज पर नजर बद रखते हुए इन ओवैसी बिरादरान और एमआईएम के लोगों ने और उसके शहजोरों पर जो कार्रवाई की, उसमें इनके अपने कारकुन के कहने के मुताबिक, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग के मुताबिक, इन लोगों की मंशा ये थी कि डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को 8 से 10 साल, 10 से 15 साल तक, ज़्यादा दिनों तक जेल की सलाखों के पीछे रखेंगे और उनकी ज़मीनों पर कब्जा करके, यहां तक कि फुला जगह की, फुला प्रॉपर्टी, फुला प्लॉट और फुला जो है बंगला, वो फुला शख्स लेगा, फुला ऑफिसर लेगा, यहां तक भी नामजद हो चुका था। और आखिरकार वही हुआ कि बंजारा हिल पर एक ख्वाजा मोइनुद्दीन नामी एक ऑफिसर है जो आजकल समझिए कि वक्फ की प्रॉपर्टीज पर ओहदेदार बना हुआ, इससे पहले पुलिस कमिश्नर हुआ करता था। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की बंजारा हिल की प्लॉट पर, यानी कि बंगले पर, वो कब्जा किए हुए बैठा है। अभी एक फिल्म प्रोड्यूसर की खबरें आई हैं, उसने कब्जा किया हुआ है। उसका भी बैकग्राउंड कहीं ना कहीं हर तरह से असदुद्दीन ओवैसी ही है, क्योंकि जब उस घर का मुआयना किया गया, उस घर का जायजा लिया गया, तो मालूम है कि जगह जगह पर असदुद्दीन ओवैसी के पोस्टर लगे हुए हैं, यानी कि मेरे इन जमीन माफियाओं से रब्त जब्त है। उसका कहने का और हाव भाव देने का और तासुर देने का अंदाज ये था कि वो शख्स ये बताना चाह रहा था कि हमारा असदुद्दीन ओवैसी से सब कुछ है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। ये एक फिल्म प्रोड्यूसर है जिसने कि फिल्म सिटी में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। अख्तर नामी शख्स, उसका भी बैकग्राउंड जो है वो आता है एमआईएम के शहजोरों पर, उसको बैकग्राउंड मिलता है। जाहिर सी बात है कि एक शेर के मुताबिक कहते हैं कि किसी भी शहर के गुंडे बड़े नहीं होते, किसी भी शहर के गुंडे बड़े नहीं होते, दुलार करके हुकूमत बिगाड़ देती है। दुलार करके हुकूमत बिगाड़ देती है कि इन हुकूमती सत्ता पावर में वहां के मेंबर पार्लियामेंट के शहजोरों पर ये सब कार्रवाइयां हो रही हैं। और इसमें इनका असदुद्दीन ओवैसी के खानदान का यूं ही इनकी जायदाद और इनकी संपत्तियां, इनके बैंक अकाउंट और इनके बैंक के ब्रांचेस खुलते नहीं चले जा रहे हैं। एक वक्त में, एक अलग मौजू के हिसाब से बताऊंगा कि एक वक्त में 8 ब्रांचेस का, नोटबंदी से 20 दिन पहले 8 ब्रांचेस का इन्होंने ओपनिंग किया है। ये एक अलग मौजू है, इस पर मैं एक अलग वीडियो बना करके बताऊंगा। तो अख्तर नामी शख्स जिसने की टोली चौकी की मस्जिद बिल्किस के अहाते में आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की ज़मीनों पर कब्जा किया, इन्हीं की शहजोरों पर, ओवैसी खानदान के शहजोरों पर, उन्हीं की पुष्टपनाही पर, यहीं पर बस नहीं किया बल्कि उसने यहाँ पर पड़े खाली प्लॉटों में 8-8, 10-10 मंजिला इमारतें भी बना ली। बाद में कानूनी कार्रवाई की जाएगी तो उन इमारतों को तोड़ा गया और उन इमारतों को मिसमार किया गया। और जो भी प्रॉपर्टी इन्होंने कब्जा किया है, इंशाअल्लाह ताला वो बहुत जल्द बाजियाब होंगी और कानून की मदद से, हुकूमत की मदद से उसको छुटकारा दिलाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि ख़ानदानी पेशा रखने वाला ये ख़ानदान अपने जीते जी तो बदनाम होता है ज़मीन माफिया के तौर पर, मरने के बाद भी कोर्टों के इनके ताल्लुक से बड़े बड़े समझिए कि फैसले आ रहे हैं कि ये ज़मीन माफिया थे। बताइए इनका क्या हश्र होगा, इनका किस तरह से इनका हिसाब होगा, ये लोग बेहतर समझ सकते हैं। एक बहुत बड़ी हकीकत के बाद बता देना चाहता हूं कि आप जो प्रॉपर्टीज को नाजायज, चाहे एक बालिश्त ही क्यों ना हो, एक बालिश्त ही जमीन अगर आप कब्जा करते हैं, दुनियावी हकीकत यही है, तो आप उसका फल नहीं खा सकते हैं। वो शख्स नहीं खा सकता है जिसने की जमीन हड़पी है, लेकिन उसके जो औलाद हैं उसको जायज़ नाजायज़ औलाद में अय्याशी करके उसका फ़ायदा उठाएंगे, औने पौने में उसको फरामोश कर देंगे। और नतीजा ये होगा कि अगर बाई चांस उनके मरने के बाद, जिन्होंने ज़मीन हड़पा है, उनके मरने के बाद अगर इस बात का अंदाज़ा लग जाए कि यह ज़मीन नाजायज़ कब्जा की गई थी और उसको उनके पुरखे, उनके जो है बच्चे, उनकी औलादें अगर उसको लौटाना चाहें तो ये लौटाना ऐसा ही है जैसा कि सुई की नोक से ऊंट का गुजर जाना, यानी कि नामुमकिन है। लिहाजा किसी को भी इस तरह से सोचना भी नहीं चाहिए। बहुत बड़ी वाइद और बहुत बड़ी लानत है इस मामले पर। तो कुल मिलाकर के ये है कि मेरा सब्जेक्ट आज का ये है कि ओवैसी खानदानी तौर पर
ज़मीन माफिया है और आज भी उनका यही काम जारी है। जैसा कि मैंने मिसाल के तौर पर इन खातून का जो है वीडियो पेश किया, और अभी अमजदुल्ला खान साहब आपको एक दस्तावेज़ दिखाते हुए बताएंगे कि हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया है कि लेट सलाहुद्दीन ओवैसी ने ज़मीन का कब्ज़ा नाजायज़ तरीके से किया था। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। सुनिए ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी जो है, बेगम मंजिल नामी इनका एक घर था, कोई नवाब का कोई नवाबनी का घर था। उस घर में किराए से रहते थे। 15 साल उस बेवा के खिलाफ में केस लड़े घर खाली करने के लिए, और हाई कोर्ट में, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में गफ्फार कादरी, तुम अपने सदर से पूछो, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम कर रहे हैं, इलेक्शन के बाद में ये पतंग फट जाती, ये फटने के बाद में वो डंडे देखे तो कैसे रहते, वो तीर छाप दिखता, शिवसेना का निशान दिखता। गौर करें आप, पतंग को कल फाड़ो, अंदर से डंडे कैसे दिखते, वो बद्दे कैसे दिखते, तीर छाप। किसका निशान है तीर छाप? शिवसेना का, मनसा का निशान। तो समझ जाओ कि पर्दे के पीछे इनका क्या किस्सा है। ये जो है मैं पढ़ रहा हूं कि हाई कोर्ट कंफर्म लेट साला a land grabber in 2007 defense land was grabbed in the name of iftar party। ये देखिए मेरे भाई, ये तो मैं कोई घर में नहीं छापा ना, ये किताब, ये मैगजीन है ना। मैं जो बात करता हूं मुद्दों की बात करता हूं। मैं जब बोलता हूं तो शवायद की बुनियाद पर बोलता हूं। मैं कोई लंदन अमेरिका की फेकम फाक तकरीर करके सलीम फेकू के वैसा भागने वाला नहीं हूं। और मैं यहाँ पर 8-10 दिन हूंगा। अगर किसी को डाउट है, ये मैगजीन का वेबसाइट पे जाइए, द वीक मैगजीन, इसका छाप के निकालिए। ये पूरे डिटेल है कि इनके अब्बा को लैंड ग्रैबर बोले नहीं बोले। अब जो आ रही ना ये मेंढुका, बरसाती मेंढुका खर 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 करते हुए मिल्लत मजलिस को ओढ़ दो, तो ये बरसात के मेंढुकों को बोलो, इनके अब्बा जब लैंड ग्रैबर थे तो इन्हों कितने बड़े लैंड ग्रैबर नहीं होंगे, सोचो आप। अब जैसा बोल रहे थे कि